हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइफोलॉजी। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी से लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आज हमको इस चैप्टर को समझना है। ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर के साथ साथ यहाँ बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। तो अब इस डेटा में से कौन सा डेटा याद रखना है, कौन सा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे और डेटा इजीली कैसे याद रखें ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड थिंग अगेन, कौन से डेटा से क्वेश्चन आ चुके हैं, दोज आर आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, लास्ट तक देखिए, सुनिए। फॉर स्कोरिंग मार्क्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ये दो ही पॉइंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पॉइंट में हम बहुत सारी टाइप की डाइवर्सिटी, इसकी टाइप्स क्या होती है, कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, इंडिया में कौन सी टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वर्ल्ड लेवल पर हमारे पास कैसी डाइवर्सिटी है, एंड लास्ट आपका पार्ट है कंजर्वेशन। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आप देखोगे कि चैप्टर का जो फर्स्ट 75% पार्ट है, यहाँ से आपको बहुत सारा डेटा एंड थ्योरी है, बट यहाँ से ऐसे बहुत कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है। बट जो लास्ट पार्ट है दैट इज कंजर्वेशन, ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए आपको लास्ट तक देखते रहना है, समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वन टाइम व्यू इज सफिशियंट, आप एक बार देख के अपने शॉर्ट नोट बना लीजिए, वो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। If an alien from distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। तो बोला कि अगर हमारे अर्थ पे बाहर से अगर कोई एलियन आता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसको विस्मित कर देगी, बैफल कर देगी, जो उससे वो अमेज, बिल्कुल अम्यूज हो जाएगा, वो क्या है कि हमारे यहाँ की enormous डाइवर्सिटी, इतने सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स। Even for humans, the rich variety of living organism with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us। तो इवन हम भी, जो हम हज़ारों साल से देख रहे हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, उनका डेटा क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है तो हमको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट कर देता आता है, मतलब डिस्कवर होता है तो ऑलरेडी बहुत सारे, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर देन, तो हमारे लिए थोड़ा सा बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है कि वी आर हैविंग 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids। ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जो डिस्कवर हो चुके हैं। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions। तो यहाँ कुछ खास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इफ़ पॉसिबल, अगर आप दे सकते हो तो ट्राई करिए इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आई विल बी वेरी मच हैप्पी कि आप देखते हैं आप कैसे आंसर्स देते हैं इन क्वेश्चन के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity। Now see, this is the first important point which you are going to remember। यहाँ diversity को alternative word यूज़ किया गया है बेटा, heterogeneity, ये important है, आपको याद रखना है। आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज़ heterogeneity। तो इसलिए आप ये याद रखेंगे, डाइवर्सिटी के लिए ही heterogeneity ये वर्ड यूज़ किया जाता है। Diversity exists not only at the species level but at all the levels of biological organization। हम biological organization ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे organization कहाँ से बात की गई है, मैक्रोमोलिक्यूल्स से लेके बायोम्स तक हमारे पास levels of organization है। तो अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वी आर हैविंग डाइवर्सिटी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। यहाँ से लेके आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन सिस्टम है, एंड सो ऑन टिल द बायोम्स, हमारे पास बहुत ही सारी टाइप की डाइवर्सिटी अवेलेबल है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है अबाउट दिस बायोडाइवर्सिटी टर्म, ये किसने पॉपुलराइज की थी, एडवर्ड विल्सन ने, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ कुछ आपको इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं डाइवर्सिटी के टाइप्स जो हमको पढ़ना है। पहला आपको बताया गया है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पर स्पीशीज लेवल पर ये होती है। अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। तो यहाँ
स्पीशीज विद इन अ स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर इसके जेनेटिक सिस्टम में अगर कुछ माइन्यूट चेंजेस हुए हैं, माइनर चेंजेस हुए हैं, जिससे बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी. So over its distributional range, the genetic variation shown by the medicinal plants. अब आपको यहाँ पे एक example दिया गया है medicinal plant Rauwolfia vomitoria. Now this is important point you are going to remember from here. Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges. तो Himalayan ranges में ये plant मिलता है और इसके अंदर एक बहुत ही खास एक एक्टिव केमिकल है जिसका नाम है रेजरपाइन. ये भी आपको याद रखना है. राउवोल्फिया वोमिटेरिया, इसके अंदर जो केमिकल मिलता है रेजरपाइन. तो यहाँ बोला गया है इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रेजरपाइन. ये रेजरपाइन जो है ये एक मेडिसिनल केमिकल इसको बोला जा सकता है. इसको हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है. यू कैन रिमेंबर हियर रेजरपाइन के यूजेस क्या है. ये हाइपरटेंशन एंड मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाएगा. सेकेंड थिंग, आप और एक चीज़ आपको याद रखना है, राउवोल्फिया वोमिटारिया का कॉमन नेम जो है ये डेविल्स पेपर है. ये भी आप याद रख लीजिए, इट विल बी बेटर. इट इज कॉल्ड डेविल्स पेपर. सो दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस. ये हमारे पास पहला एक एग्जाम्पल जेनेटिक डाइवर्सिटी का दिया गया. सेकंड बोला गया है कि इंडिया में हमारे पास 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है किसकी, राइस की, एंड 1,000 वैरायटीज़ है मैंगो की. तो ये आपको बताया गया कि विद इन अ स्पीशीज़ कितने टाइप की वैरायटीज़ वेरिएशंस हो सकते हैं जिनको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी. नेक्स्ट आ जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी. अच्छा, क्या ह्यूमंस में जेनेटिक डाइवर्सिटी है? यस, बिल्कुल है. आपके ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी तो है. विद इन स्पीशीज आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है. देन सेकेंड स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली यहाँ एग्जाम्पल लेवल पे बताया गया, जैसे कि हमारे पास वेस्टर्न घाट हमारे हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. यहाँ पर एम्फीबियन की स्पीशीज ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स. बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर जो दिया है. वेस्टर्न घाट की एम्फीबियन स्पीशीज, स्पेशली यहाँ बेटा एम्फीबियन मेंशन है, रिमेंबर दिस. एम्फीबियन स्पीशीज ऑफ वेस्टर्न घाट आर हायर देन दी ग्रेटर देन दी ईस्टर्न घाट्स. देन नेक्स्ट आपको दिया गया एक टाइप इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल. इंडिया फॉर इंस्टेंस, यहाँ आपको एक इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लिया गया. तो अगर हम इकोसिस्टम लेवल पर बात करते हैं तो इंडिया में हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है. तो वी आर हैविंग नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स इन इंडिया. क्योंकि हमारा इंडिया ऐसे रीजन में है, ज्योग्राफिकल एरिया हम पार्शियली इन ट्रॉपिक रीजन, पार्शियली इन टेम्परेट रीजन, तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर टाइप का इकोसिस्टम यहाँ देखने को मिल जाता है. जैसे कि यहाँ पर मैंग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड्स भी है, इस्चुरीज भी है, एंड अल्पाइन मीडोज भी है. होप यू आर क्लियर विद दिस टर्म्स. डिजर्ट सबको पता होंगे, रेन फॉरेस्ट जहाँ कंटिन्यूसली साल के 12 महीने बारिश होती रहती है. देन मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप के रूटेड प्लांट्स होते हैं जो कोस्टल या पानी जहाँ करीब में है, पास में है, ऐसी जो वाटर एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स ये डिपॉजिट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जो एक स्ट्रक्चर बना देंगे अंडर वाटर, इसको कोरल रीफ्स बोला जाता है. देन वेटलैंड्स, दलदल टाइप जो ज़मीन होती है वेटलैंड्स. इस्चुरीज क्या होता है, जहाँ पर रिवर्स मिल रही है सी से और जो पानी होता है मतलब फ्रेश वाटर और मरीन वाटर जहाँ मिक्स हो रहा है, दैट प्लेस इज कॉल्ड इस्चुरी. एंड अल्पाइन मीडोज क्या होते हैं, माउंटेन्स पे जो टाइप का वेजिटेशन रहेगा, पहाड़ों पर जो वेजिटेशन होता है, दोज आर कॉल्ड अल्पाइन मीडोज. तो हमारे इंडिया में ये सारे के सारे टाइप के इकोसिस्टम अवेलेबल है. जबकि यहाँ पर कंपेयर किया गया है इसको किससे, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री से, लाइक नॉर्वे. स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है ये ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, बिल्कुल कोल्ड एरिया वाली कंट्रीज है, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन ये आ जाते हैं. तो यहाँ पर इतनी सारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है जितनी इंडिया में है. It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. तो ये हमारे नेचर में डाइवर्सिटी आने में मिलियंस ईयर्स लग गए, बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जमा होने में तो बहुत टाइम लग गया क्योंकि इट टुक इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ने इसके पीछे काम किया है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस ने काम किया है. बट जो ये लॉस हो रहा है ये बहुत ही रैपिड लॉस हो रहा है. एंड लेस दैन 2 centuries if present rates of spatial losses continue. तो हम इस बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को, इस वेल्थ को लूज कर देंगे अगर आज की डेट पर ये लॉस होता रहा.
बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, अब आ जाता है कंजर्वेशन का पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉस बहुत स्पीड में हो रहा है, आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हमारे लिए अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज बन गए हैं ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ दिस प्लैनेट। तो हमको लास्ट पॉइंट में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस भी थोड़ा सा पढ़ना ही है। चलिए अब आ जाते हैं एक डेटाबेस पॉइंट पर। कंप्लीटली आपको यहाँ बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। Since there are published records, all of the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question how many species there are on earth। तो जितना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो हम बता सकते हैं कि इतनी इतनी हमारे पास स्पीशीज़ है। हमारा रिकॉर्ड बोलता है कि हमारे पास मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हमको मिल गई है, बट एक्चुअली है कितनी ये नहीं पता है। तो हमको ये रिकॉर्ड किसने दिया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आपके लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, IUCN। अगेन आई एम सेइंग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। तो अकॉर्डिंग टू IUCN हमारे पास मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब हो चुकी है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। अब इसके लिए बहुत सारे लोगों ने एस्टिमेट्स दिए हैं, कुछ गेसेस दिए हैं कि कितनी स्पीशीज़ हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। अब कुछ यहाँ पर बोला गया है फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज़ इन्वेंटरीज। स्पीशीज़ इन्वेंटरीज का मीनिंग होता है स्पीशीज़ की लिस्ट। आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट, तो हमने टेम्परेट रीजन की लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है देन द ट्रॉपिकल, मतलब टेम्परेट रीजन में जितने स्पीशीज़ डिस्कवर या डिस्क्राइब हो चुके हैं द लिस्ट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। बट क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ पे अभी हमारी लिस्ट काफ़ी इनकम्प्लीट है। कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंगली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स। तो अभी इससे हमको क्या पता चलता है कि अभी बहुत बड़े स्पीशीज का एक ग्रुप कहाँ पर वेट कर रहा है टू बी डिस्कवर? इन द ट्रॉपिक रीजन। Biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness and exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with the gross estimate of total number of species on the earth। तो बायोलॉजिस्ट ने इनको स्टडी किया है। किसको स्टडी किया है? कितनी स्पीशीज टेम्परेट रीजन में मिल रही है, स्पीशीज रिचनेस टेम्परेट रीजन का क्या है, स्पीशीज रिचनेस आपके ट्रॉपिकल रीजन का क्या है, एंड कुछ एस्टिमेट्स एक्सट्रापोलेट किए हैं, बताए हैं, जिसमें से हम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स बोलते हैं कि हमारे अर्थ पे 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ होनी चाहिए, बट यहाँ कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। तो हमारे पास एक कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट भी है जो रॉबर्ट मे ने दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना था IUCN और 1.5 मिलियन के बाद, वो है रॉबर्ट मिलियन ने जो एस्टिमेट दिए हैं, दैट वाज अबाउट 7 मिलियन, कि हमारे अर्थ पे कितनी स्पीशीज़ हो सकती है? अर्थ पर 7 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती है। देखो बेटा, इस पूरे पैराग्राफ से आपको ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है IUCN का फुल फॉर्म, सेकेंड है IUCN ने कितनी स्पीशीज़ के बारे में बताया है 1.5 मिलियन, और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है रॉबर्ट मे ने कितनी स्पीशीज़ के बारे में बताया है 7 मिलियन। तो इट वॉज इज एस्टिमेट कि अर्थ पे टोटल अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती हैं। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द अर्थ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ से कुछ खास डाइवर्सिटी की बात करेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया कि अर्थ पे जितने ऑर्गेनिजम्स है उसमें से मोर देन 70% स्पीशीज़ हमारी एनिमल्स की है और सिर्फ 22% जो है ये प्लांट्स की स्पीशीज़ है। इसमें भी इंक्लूड किया गया algae, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मतलब किंगडम प्लांटी के साथ साथ इसमें फंगस को भी इंक्लूड किया गया है। तो 70% सारे एनिमल्स एंड जस्ट 22% आर प्लांट्स। अमंग एनिमल्स, अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें तो इनमें से 70% तो हमारे पास इंसेक्ट्स है, देन बचे हुए 30% में सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको कंसिडर थोड़ा सा एक समझे तो हमारे पास हर 10 एनिमल्स में 7 इंसेक्ट है। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स? अब यहाँ पे हम इंसेक्ट्स भी हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज, अच्छा और एक आपको यहाँ पॉइंट दिया गया है कि जित फंजाई स्पीशीज जो है हमारे पास, ये टोटल फंजाई दे आर हायर ग्रेटर देन द फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो हम सारे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स को कंबाइन ले ले तब भी फंजाई की स्पीशीज इनसे ज़्यादा है। तो यहाँ आपको कुछ पाई चार्ट फॉर्म में स्पीशीज़ दी हुई है। आपको बेटा इसको थोड़ा सा एक
ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी इन द ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वर्टिब्रेट का ले लूँ तो जैसे आप ऐसे लिख ले सकते हो अपने पास शॉर्ट नोट्स में, इन्वर्टिब्रेट में वी आर हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, सेकेंड नंबर पे आपको दिया गया अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स में बाकी सारे के सारे आ जाएंगे इन्वर्टिब्रेट में। देन थर्ड नंबर पर आपको दिया गया है यहाँ पर मोलस्क। तो इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स के बाद जो हमारे को लास्ट ग्रुप, लार्जर ग्रुप मिलता है वो है मोलस्क, और मोलस्क के बाद मिलते हैं क्रस्टेशियंस। तो इस टाइप में आपको इस साइन के साथ याद रखना है, ग्रेटर देन का साइन आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप पे आएगा। सिमिलरली यू कैन प्रिपेयर रेंज ऑफ दिस वर्टिब्रेट्स टू, आप इन वर्टिब्रेट्स का भी ऐसे ही बना लेंगे एंड प्लांट्स का भी बना लेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में वी आर हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ फिशेस, देन उसके पास हमारे पास बर्ड्स है, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एंड एम्फीबियंस, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। एंड प्लांट्स में हमारे पास फंजाई एंड एंजियोस्पर्म इक्वल है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं अलगी, अलगी के बाद आपको यहाँ पर दिया है मॉसेस, फर्न्स एंड देन लाइकेंस। So it should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes। अब आपको ये important point है, जितने भी estimates की हमने बात की, whether it is 1.5 million जो IUCN ने बताया, whether it is 7 million जो रॉबर्ट मे ने बताए हैं, यहाँ पर कहीं भी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं की गई है, ये प्रोकैरियोट्स को एक्सक्लूड करके बताया गया है। Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species। तो जो हम taxonomic methods यूज़ करते हैं, जनरल taxonomic methods, वो हमारे पास microbial species के लिए वो यूज़फुल नहीं है। देन माइक्रोबियल एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल, ये भी एक रीज़न है कि हम क्यों माइक्रोबियल स्पीशीज़ को नहीं इंक्लूड किया। अच्छा बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन एस्टिमेट्स में प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। तो यहाँ आपको दो रीज़न बताए गए हैं कि पहला रीज़न बताया गया कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स हमारे लिए सुटेबल नहीं है, और दूसरा रीज़न बताया गया है कि ये कल्चरेबल नहीं है। बहुत सारी स्पीशीज़ को आप लेबोरेटरी कंडीशंस में कल्चर नहीं कर सकते हो, सिर्फ वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रह सकते हैं। If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions। तो अगर हम सिर्फ इनके अकेले ग्रुप की बात करते हैं तो it may run into millions। Although India has 2.4% of the world's land area, मतलब हमारे पास वर्ल्ड का जो टोटल लैंड है उसमें से सिर्फ 2.4% अवेलेबल है। ये बेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि इंडिया के पास लैंड है 2.4%, बट हम बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है 8.1% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। तो इसीलिए इंडिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूड किया गया है, इंडिया के कुछ रीजन्स को। दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ द एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंडिया। तो यहाँ आप बोल सकते हो अबाउट 90,000 एनिमल्स और 45,000 प्लांट की स्पीशीज इंडिया में मिल गई है, ऑलरेडी डिस्क्राइब की जा चुकी है। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। तो हम यहाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए हम एक बार फिर से मे के एस्टिमेट की बात कर सकते हैं। रॉबर्ट में जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने कहा था कि हमारे पास कितनी स्पीशीज होनी चाहिए, 7 मिलियन स्पीशीज होनी चाहिए। तो अगर हम इनके एस्टिमेट्स की बात करें तो अभी तक हमने जस्ट 22% ऑफ टोटल स्पीशीज को ढूंढा हुआ है। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर्स, तो अगर हम ये प्रोपोर्शन इंडिया में लगा देते हैं तो अभी हमारे पास ओनली, मतलब जस्ट इन इंडिया अभी कितने प्लांट डिस्कवर होने के बाकी है, दैट अबाउट 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। तो बेटा यहाँ से तो कोई खास क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको जस्ट इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितना लैंड है वर्ल्ड का एंड कितना डाइवर्सिटी है और कितनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, जिनमें से इंडिया भी एक है। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ, तो क्या हम कभी इस लिस्ट को पूरा कर पाएंगे। इन्वेंट्री का मीनिंग आपको यहाँ कैसा लेना है, लिस्ट से लेना है। तो क्या हम पूरा कर पाएंगे। कंसिडर द इमेंस ट्रेन मैन पावर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। अब अगर हम पूरा हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है, इसके लिए जो मेथोडोलॉजी लगती है, ये सब अगर हम कंसिडर भी कर लें, द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस, तो भी हमारे पास सिचुएशन कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस बड़ी स्पीड में हो रहा है।
तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जो थ्रेट बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती है, जो थ्रेटन है अभी एंड नियर टू एक्सटिंक्शन है, तो बिफोर वी डिस्कवर देम वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने बड़ी एक अच्छी लाइन लिखी हुई है, इंग्लिश का मेटाफोर टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ किया गया है, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग। मतलब हमारे पास स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ द बुक स्टॉक देयर। तो अभी तक हमने उस लाइब्रेरी के बुक के नाम भी नहीं लिखे, हमको उन स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन तो बहुत देर की बात, अभी तक उनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई है, नाम भी नहीं पता है, स्टिल हमारे पास क्या हो रहा है, लाइब्रेरी बर्न हो रही है। ओके तो डेटाबेस आपका मतलब ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म हो चुका है, अभी भी कुछ डेटा बचा हुआ है जहाँ हम ग्रेडियंट्स की बात करेंगे। तो अब बात करना है, अगला टॉपिक इस पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम इस बायोडाइवर्सिटी को कितने पैटर्न में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, पैटर्न्स दे आर completely on the basis of distribution of the species। तो यहाँ पे पहला बोला गया है आपको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो बेटा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन समझना होगा। तो ये हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर में यहाँ जो दो हाफ बनते हैं, एक को बोला जाएगा ऊपर की साइड में इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे की साइड में है सदर्न हेमिस्फीयर। अगेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास दो इमेजिनरी लाइंस है जिनको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो हियर वी आर हैविंग ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो दो ट्रॉपिक है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज देयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज देयर। तो बेटा यहाँ जो इक्वेटर है, इक्वेटर को बोला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से जितना हम नॉर्थ में जाएंगे तो हम यहाँ पर लैटिट्यूड कैलकुलेट करते हैं, लाइक यहाँ आपको बोल दिया 10 डिग्री नॉर्थ, देन 20 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो आपका ट्रॉपिक आता है इट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड सेकेंड सिमिलरली इधर नीचे में भी ऐसे ही आता है 10 डिग्री साउथ, देन 20 डिग्री साउथ, देन ये आ जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास दो ट्रॉपिक के बीच में जो रीजन है दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। एंड ऊपर में, इसके ऊपर में आ जाता है आपका टेम्परेट जोन और टेम्परेट रीजन, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। नीचे में भी इधर में दिस इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन एंड ऊपर में आ जाता है पोलार रीजन। तो ये हमारा अर्थ का जियोग्राफी आप थोड़ा सा समझ सकते हो टू अंडरस्टैंड दिस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या बोलता है कि जब हम अर्थ में देख रहे हैं तो ट्रॉपिकल रीजन में हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया कि अगर हम इक्वेटर से, आप अगर इक्वेटर से निकलते हो और पोल की तरफ जाते हो एनी साइड, तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है इक्वेटर टू पोल। सो लेट्स सी क्या क्या लिखा हुआ है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी नहीं है, बट शोज रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। अब इन पैटर्न्स को हमको पढ़ना है। द मोस्ट वेल नोन बीइंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। सबसे यहाँ कॉमन पैटर्न पढ़ते हैं हम, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। हमको जो इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ याद रखना है वो क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। सो विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स, जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ट्रॉपिक का रेंज जो अभी अभी हमने बात की, लैटिट्यूडनल रेंज कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिक्स। यहाँ के इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का आपको ये जो यहाँ पर दिया हुआ है डिग्रीज लैटिट्यूडनल रेंज, आपको ये बेटा याद रखना होगा, बिकॉज अगेन इधर से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ बोला गया है आपको हार्बर मोर स्पीशीज, इस रीजन में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पीशीज है देन द टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। अब कुछ एक एग्जाम्पल लिए गए हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बोला गया है आपको, एग्जाम्पल क्या बोला गया है इधर, कोलंबिया विच इज सिचुएटेड
कोलंबिया जो लोकेटेड है नियर इक्वेटर, तो कोलंबिया में हमारे पास इक्वेटर पर क्योंकि ये प्रेजेंट है, हियर समवेयर इक्वेटर पे कोलंबिया प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहाँ 1400 बर्ड्स की स्पीशीज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल यहाँ पर बर्ड की स्पीशीज को लिया गया। ऐसे ही हम थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाते हैं, 41 डिग्री नॉर्थ में चले जाते हैं, तो वी आर हैविंग न्यूयॉर्क समवेयर हियर। तो न्यूयॉर्क में बर्ड की स्पीशीज अगर देखी गई तो 1400 जो इक्वेटर पर मिल रही थी डायरेक्टली, वो बर्ड की स्पीशीज कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 105। एंड देन उसके बाद में ग्रीनलैंड की बात की कि ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पर प्रेजेंट है, तो इस ग्रीनलैंड में ये बर्ड की स्पीशीज मिलती हैं जस्ट 56 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स दे आर प्रेजेंट इन दी ग्रीनलैंड। तो देखिए आपको समझ सकते हो कि ये जो आपको रेंज दी गई है, जो बताया गया है हाउ इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंपॉर्टेंट। इक्वेटर पे वी आर हैविंग 1400 स्पीशीज। देन जैसे ही 41 डिग्री नॉर्थ का आपको एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे 41 डिग्री नॉर्थ में हमारे पास है 105 स्पीशीज। एंड फिर से एक्सट्रीम नॉर्थ चले जाए, 71 डिग्री नॉर्थ में चले जाएं, तो वी आर हैविंग जस्ट 56 स्पीशीज ऑफ दी बर्ड। यहाँ पे इंडिया with much of its land area in the tropical latitudes has more than 1200 species of birds. A forest in the tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants. दूसरा एग्जाम्पल बेटा आपको दिया गया है यहाँ पे, एक फॉरेस्ट अगर ट्रॉपिकल रीजन में है, जो कि यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है इक्वेडोर का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इक्वेडोर जिसके हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स में कौन कौन आ जाएगा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो आपको बोला गया है कि इक्वेडोर फॉरेस्ट में 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज है इनकी देन द फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन का फॉरेस्ट मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। तो द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। देन आपको नेक्स्ट अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। अमेजोनियन फॉरेस्ट के बारे में क्या बताया गया है बेटा, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है अमेजोन फॉरेस्ट से। 2020 का भी PYQ है यहाँ से, एंड 2022 का भी PYQ है, तो इसलिए ये 2020 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। इन द साउथ अमेरिका, अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, और ये वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। इट इज़ द होम टू, अब यहाँ आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, ये याद रखना पड़ेगा। 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स मिलेंगे यहाँ पर, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, 1300 of birds, 427 of mammals and 427 of amphibians, 378 of reptiles and more than 1,25,000 species of invertebrates मिलते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। तो ये पूरे वर्ल्ड में से सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। Scientists estimate that in this rainforest there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered। तो अभी भी ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 2 मिलियन स्पीशीज है जिनको हमने डिस्कवर ही नहीं किया है। So what is so special about the tropics that might account for their greater biological diversity? अब इस क्वेश्चन का आंसर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है किसमें, चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। देयर वी हैव डिस्कस अबाउट द बायोटिक फैक्टर्स एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनिजम्स। तो ट्रॉपिक रीजन में ऐसे क्या फैक्टर्स है, ऐसा क्या इन्वायरमेंट इफेक्ट हो जाता है जिससे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ गई है। तो अगेन आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस। अब कुछ हाइपोथेसिस की बात की गई है, सम इम्पॉर्टेंट वंस आर, ये आपको बेटा याद रखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला हाइपोथेसिस जो बताया गया है यहाँ पर, स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years। तो पहला हाइपोथेसिस बोलता है कि ट्रॉपिकल, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ही यह हाइपोथेसिस दिए गए हैं। ये ट्रॉपिक्स में क्यों ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि ट्रॉपिक्स में हमारे पास ऐसा कुछ खतरनाक टाइप का कुछ चेंज आया नहीं है, कुछ डिस्टरबेंस आया नहीं है, जबकि टेम्परेट में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते रहे हैं और जिसके वजह से वहाँ पर डाइवर्सिटी कम मिली है। तो सेकेंड पॉइंट आपको बोला गया, सेकेंड हाइपोथेसिस जो दिया गया है वो दिया गया है ट्रॉपिकल। फर्स्ट हाइपोथेसिस आप याद रखेंगे, इट इज़ अबाउट ग्लेशिएशन, या आप बोल सकते हो कुछ डिस्टर्ब करने वाले फैक्ट्स टेम्परेट रीजन में आए हैं, इसीलिए टेम्परेट रीजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। सेकेंड हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है यहाँ पर, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट
आर लेस सीजनल एंड रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ये रीज़न है कि यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई है, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू सेकेंड हाइपोथेसिस, हमारा ट्रॉपिकल रीजन जो है ये रिलेटिवली स्टेबल है और प्रेडिक्टेबल है। सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट्स प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन। निश का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। निश क्या बोलता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर रोल, उसका रिसोर्सेस वो क्या यूज़ कर रहा है एंड वहाँ उसको क्या बेनिफिट हो रही है, सब के सब आ जाते हैं निश के अंडर, और उसका उस इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। एंड थर्ड हाइपोथेसिस आपको यहाँ पर बोल रहा है देयर इज मोर सोलार एनर्जी। थर्ड हाइपोथेसिस में बात की गई कि ट्रॉपिक्स में सोलार एनर्जी ज़्यादा है और इसलिए इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डाइवर्सिटी है। तो तीन हाइपोथेसिस बेटा आपको याद रखना है। पहला बात कर रहा है ग्लेशिएशंस इन द टेम्परेट रीजन, और ऐसी कोई एक्टिविटी ट्रॉपिकल में हुई नहीं है इसलिए ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। दूसरा आपको यहाँ पे दूसरा हाइपोथेसिस बता रहा है कि ट्रॉपिक का जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, सीजनल टाइप इसमें कम है, लेस सीजनल है ये एंड कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और तीसरा पॉइंट आपको बोल रहा है क्योंकि ट्रॉपिक्स में सोलार एनर्जी ज़्यादा है, सोलर एनर्जी ज़्यादा आती है। अब ये क्यों ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारे अर्थ का एंगल, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, ये हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड सोलर एनर्जी ज़्यादा है इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, एंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो दैट वाज अबाउट द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ना है हमको डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज़ के बारे में, दैट इज़ द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। बेटा यहाँ से थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राफिकल टाइप या कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट कुछ बहुत डिफिकल्ट बात है नहीं। तो समझते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप्स। During his pioneering and extensive exploration in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist, इनका नाम आपको याद रखना है, जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दी है ये जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी है। इनका नाम बेटा और एक जगह आता है जब आप एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर पढ़ते हो, यहाँ पर आप वाटर पोल्यूशन में एक केस स्टडी पढ़ते हो अर्काटा की। तो अर्काटा के जो वहाँ पर लोकल फाउंडेशन था, फोम्स थे, फ्रेंड्स ऑफ मार्शेस ऑफ अर्काटा जो थे, इन्होंने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, तो उसके साथ मिलकर इन पानी को वहाँ पर क्लीन किया था, अर्काटा सिटी को बचाया था फ्रॉम द वाटर पॉल्यूशन। तो जो हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है वो यही हम्बोल्ट है, उनकी यूनिवर्सिटी का इनको नाम दिया गया है द अर्काटा, और यहाँ पर ही वॉज एक्चुअली फ्रॉम दी जर्मनी। सो ये जियोग्राफर थे, नेचुरलिस्ट थे। ही ऑब्जर्व दैट विद इन रीजन ऑफ स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया। तो इनका कहना था जैसे जैसे एरिया का साइज बढ़ जाता है, सपोज हमारे पास ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो यहाँ पर सपोज आपको 10 टाइप की स्पीशीज मिल रही है। देन हमारा एरिया हो गया 2 स्क्वायर किलोमीटर, आपको 20 टाइप की स्पीशीज मिल रही है। देन हो गया 3 स्क्वायर किलोमीटर, तो आपको 30 टाइप की स्पीशीज मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू हिम जैसे लैंड एरिया बढ़ता है, एक्सप्लोरेशन एरिया है, तो उसके साथ साथ स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होती है। लेकिन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये कब तक होगा, ये अप टू लिमिट होगा, इसके लिए कुछ लिमिट रहेगी, उस लिमिट के बाद नहीं होगा। In fact, relation between species richness and area for wide variety of taxa, जिसको बोला गया यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, ये सब के सब टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर गोइंग टू रिमेंबर। तो आपको यहाँ बोला गया है एरिया और ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये बन जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यू कैन सी हियर, यहाँ आपको ग्राफ दिया गया है, एक्स एक्सिस पे एरिया लिया गया है, वाई एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस। तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ रहा है, बट अप टू सर्टन लिमिट। आप इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ से आगे जब एरिया बढ़ रहा है तो स्पीशीज रिचनेस कांस्टेंट हो चुका है, इसके आगे स्पीशीज रिचनेस नहीं बढ़ेगा। एंड ये जो शेप आपको मिल रहा है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। अब इसका अगर हम लॉग स्केल लेते हैं तो लॉग स्केल क्या बन जाएगा, आपको यहाँ जो इक्वेशन दी गई है ये भी समझ लीजिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए दिया गया है s इक्वल्स टू सी ए टू द पावर z। तो यहाँ आपको तीनों का नोटेशन याद रखना है। s इज स्पीशीज रिचनेस,
ए इज एरिया हियर एंड सी जो है आपका वाई इंटरसेप्ट दिया गया है और जेड जो है ये स्लोप ऑफ लाइन है जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो बेटा ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन अलेक्जेंडर आपके जो हम्बोल्ट है इनके स्टेटमेंट से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि जो स्टेटमेंट इनका था कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सप्लोर एरिया बट अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम। यहाँ से बेटा PYQ है 2020 का। तो अब जब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इस रीजन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी आप याद रखेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये लॉग स्केल भी याद रखेंगे, log of s इक्वल्स टू log of c प्लस z log of a। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखेंगे, सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि z रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन में आपके आ जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट और ऐसे ही टाइप के 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Ecologists have discovered that the value of z lies in the range of, ये भी आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, z की वैल्यू कितनी होती है 0.1 to 0.2, ठीक है। लेकिन अगर हम रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रीजन, तो ये बोला गया ये z की वैल्यू पूरे दुनिया में अप्लाई होती है, हर जगह अप्लाई होती है। ये ना तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे डिपेंड करेगा ना तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे ग्रुप करेगा। तो जैसे आपको दिया गया प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलस्क इन न्यूयॉर्क, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये z की वैल्यू इतनी ही आएगी। सो दिस रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। बट अब यहाँ एक्सेप्शन भी आ गया है, जैसे ही बट आ गया है एक्सेप्शन आ गया है। तो बट आपको बोला गया इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरियाज, तो अगर हम बहुत बड़ा एरिया कंसिडर करते हैं, जैसे कि पूरा के पूरा कॉन्टिनेंट कंसिडर कर लिया, तो यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन बी मच स्टीपर, और ये चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 टू 1.2। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये लार्जर एरिया के लिए, अगर हम बहुत बड़ा एरिया कंसिडर करते हैं, बहुत बड़ा सा आपको एग्जांपल भी बोल दिया गया कि आप एक पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, तो दिस वैल्यू विल कम दिस मच। तो बेटा आपको दोनों भी वैल्यूज याद रखना है, नॉर्मल वैल्यूज एंड लार्ज एरिया के लिए। चलिए आगे आपको दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ही ले लिया गया है, फ्रूगीवोरस दैट इज फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पूरे के पूरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अगर हम इन सब का स्लोप निकालते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े रीजन पे बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है 1.15। तो बेटा यहाँ पर जो आपको ये वैल्यूज है जेड की, ये याद रखना है। अब आप एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है 2022 का, सिंपली इस इतने पे से PYQ आपको पूछ लिया गया है। देखिए हाउ सिंपल इट इज, आपको पूछा गया था कि व्हाट डज मीन बाय फ्रूगीवोरस, और फ्रूगीवोरस का मीनिंग होता है फ्रूट ईटिंग। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें ब्रैकेट्स में भी दी गई है जो हमको नहीं पता है, ऐसे टर्म्स को क्लियर करते चलिए। देन व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्या होता है स्टीपर स्लोप, क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जब हमारा ये लाइन है ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, तो हम बोलते हैं कि इसका स्लोप जो है ज़्यादा स्टिप हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि कम एरिया में भी आपको स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा मिलेगा अगर हम बड़ा एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। क्या इंपॉर्टेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी का, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किया गया है आपके NCERT में एंड नीट के सिलेबस में, क्यों यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। So, does the number of species in community really matter to the functioning of ecosystem? क्या ये number of species हमको सच में important है? This is a question for which ecologists have not been able to give definite answer. तो इसके लिए हमारे पास कोई definite answer नहीं है कि क्या हमारे लिए सच में ये species important है। For many decades, ecologists believe that communities with more species, तो पहले ये believe ये किया जाता था कि किसी community में अगर बहुत ही ज़्यादा species है, जनरली टेन टू बी मोर स्टेबल, तो बोला जाता था कि वो कम्युनिटी स्टेबल है, एंड ये गलत भी नहीं है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बायोलॉजिकल फार्मिंग। बायोलॉजिकल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, स्पीशीज रिचनेस बढ़ाते हैं, डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं, और जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ बोला गया है कि ये स्टेबल रहेगा। अब आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी क्या है ये समझना है, और यहाँ से बेटा स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टेबिलिटी किसको बोला गया है, स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी। आपको बेटा यहाँ 3 पॉइंट बताए गए हैं स्टेबिलिटी के लिए। पहला पॉइंट है कि यहाँ वेरिएशन नहीं होना चाहिए एनुअल प्रोडक्टिविटी में।
वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी नहीं होना चाहिए, तभी आप स्टेबल है कोई कम्युनिटी बोलोगे, नहीं तो वो स्टेबल नहीं है बोलोगे। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि स्टेबिलिटी के लिए जो कम्युनिटी है इट शुड बी आइदर रेजिस्टेंट, या तो वो रेजिस्टेंट रहे या तो वो रेजिलियंट रहे। मतलब कोई अगर मुश्किल आ जाती है, कोई ओकेजनल डिस्टरबेंस आ गया, तो या तो वो उसको रेजिस्ट करे, अगर रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो उस पर अगर उसका इफेक्ट हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल कोई बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई, फॉरेस्ट फायर हो गया, तो इसके बाद में उसने जल्दी से अपने आप को रिकवर करने की एबिलिटी रखनी चाहिए। तो अगर वो रिकवर करता है तो इट मीन्स दैट कम्युनिटी इज स्टेबल, अगर नहीं कर रहा है तो स्टेबल नहीं है। तो रिकवर करने के लिए हम यहाँ जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज रेजिलियंट। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। तो यहाँ थर्ड पॉइंट आपको बोला गया कि और किस चीज़ का रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज। ये स्टेबिलिटी के लिए 3 पॉइंट बताए गए हैं। किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल होने के लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट होने चाहिए। एंड बेटा यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है स्टेबिलिटी के पॉइंट से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू द स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी, बट डेविड टिलमन, अब आपको यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, डेविड टिलमन ने इन बातों को प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट से। एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट इन्होंने किया था। प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स। तो टिलमन को क्या मिला था, प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। तो हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। In the total biomass, he also showed that in this experiments increased diversity contributed to higher productivity. जितनी ज़्यादा diversity थी उतनी productivity भी बढ़ गई। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of the ecosystem, फिर भी अभी भी हमको नहीं पता कि ecosystem को अच्छे वर्किंग के लिए species richness कैसे काम में आएगा। तो इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet. तो ये हमारे लिए भी बहुत important है diversity. At a time when we are losing species at an alarming pace, तो हमारे पास बहुत fast species loss हो रहा है। One might ask, does it really matter to us to few species become extinct? तो आपको ये पूछा गया कि जब इतनी स्पीड में अगर आपके पास स्पीशीज लॉस हो रहा है तो और कुछ लॉस हो जाए तो क्या हम पे कुछ खास फर्क पड़ेगा इससे? तो ये पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखने के लिए हमको एक एग्जाम्पल भी देखना है और एक हाइपोथेसिस देखना है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल हाइपोथेसिस, अभी हम पढ़ेंगे। वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट फॉर एवर? तो क्या हमारे वेस्टर्न घाट की प्रोडक्टिविटी या फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट होगा अगर इसमें से एक ट्री फ्रॉग यहाँ की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है हमेशा के लिए? How is our quality of life affected if say instead 20,000 we have only 15,000 species of ants? तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 20,000 से 15,000 स्पीशीज हो गई? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉल अर्लिश नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि एक इकोलॉजिस्ट थे, ही वॉज स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, यहाँ आपको इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। इन्होंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया जिसको बोला जाता है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो मैं आपको यह हाइपोथेसिस थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। जैसे अभी हमने बात की कि चलो भाई कुछ एंट की स्पीशीज़ गायब हो गई तो हम पे क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा? अगर एक फ्रॉग की स्पीशीज़ गायब हो गई है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो क्या हमारे वेस्टर्न घाट पे फंक्शनलिटी पे इफेक्ट आएगा? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। यह हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एक एरोप्लेन में बहुत सारे रिवेट्स लगे होते हैं। रिवेट्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे स्क्रू नट बोल्ट्स जो होते हैं, इनको रिवेट्स बोला जाता है। तो हियर ही कंपेयर्ड रिवेट्स विद दी स्पीशीज। तो एक एरोप्लेन में बहुत सारे रिवेट्स लगे हैं। अब इस रिवेट्स में से अगर हर एक पैसेंजर यहाँ पर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, हर एक पैसेंजर एक रिवेट निकाल के अपने घर ले जाने लग जाए, तो जिसको बोला गया कि जैसे हमारे पास स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है उससे कंपेयर किया गया, तो आपको शुरू में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा कि भाई हजारों लाखों रिवेट्स बैठे हैं, उसमें से 2-4 कम भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बट अगर सपोज ये काम कंटिन्यू चलता ही रहा,
यहाँ आपको बोला गया कि स्टार्टिंग में आपको कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा, किस पर, फ्लाइट की सेफ्टी पर, जहाँ हमारे इकोसिस्टम को फंक्शनैलिटी से कंपेयर किया गया है। फ्लाइट की सेफ्टी को कंपेयर किया गया है इकोसिस्टम की फंक्शनैलिटी को, जैसे कि रिवेट से कंपेयर किया गया है स्पीशीज को। अगर रिवेट पैसेंजर लेकर जा रहा है, उसको बोला गया है कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, और आपकी फ्लाइट की सेफ्टी को कंपेयर किया गया है इकोसिस्टम की फंक्शनैलिटी से। लेकिन अगर हर कोई ये निकाल कर लेकर जाता है, बट एज मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा, हर पैसेंजर एक रिवेट निकाल कर ले जाने लग गया, तो हमारा प्लेन कैसे हो जाएगा? प्लेन तो बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो डेंजर भी प्रोन कर सकता है, वो क्रैश भी हो सकता है। तो फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव में ऑल्सो भी क्रिटिकल। अब कौन सा रिवेट निकाला है ये भी मैटर करता है। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, अगर विंग्स के रिवेट निकाल दिए, जिसको हम की स्पीशीज, क्योंकि विंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना प्लेन का, अगर यहाँ के रिवेट निकाल दिए जाते हैं तो प्लेन पे जल्दी इफेक्ट आएगा। ऐसे ही हमारे इकोसिस्टम में जो की स्पीशीज है, जो कि उस इकोसिस्टम को बनाने में जिनका मेन रोल है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो वो इकोसिस्टम बहुत जल्दी अफेक्ट होगा। सो obviously a more serious threat to flight safety than loss of few rivets on the seats or windows inside the plane। अगर हम चेयर के एक दो रिवेट्स निकाल दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही एक दो विंडो आपके रिवेट्स जो अगर निकाल दिए जाए विंग्स से, तो प्लेन पर बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। तो ये स्पीशीज लॉस के कंसेप्ट को पॉल एलिश ने बड़े ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इनके हाइपोथेसिस में, जिस हाइपोथेसिस का नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर, दिस मच चैप्टर। यहाँ पर हमने बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स की बात की। बचा हुआ जो चैप्टर है बेटा आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे और समझेंगे, एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट जब तक आप यहाँ तक ना समझो आप आगे का नहीं समझ पाओगे। तो होप यू आर क्लियर विथ ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आगे जो आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, रिमेनिंग पार्ट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट वीडियो। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।